एवरीवन, विश यू ग्रोइंग वेल एंड वेलकम टू सुपर अकेडमी। जुडिशरी वाला चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद इस वाले लेक्चर में इसके एमसीक्यूज सीरीज को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, प्रैक्टिस के लिए सभी को एमसीक्यूज भी लगाने हैं और टेस्ट सीरीज भी करनी है। ठीक है, प्रीवियस ईयर वीडियोस में मैंने आपको चैप्टर जुडिशरी द इंडियन जुडिशरी कंप्लीट करा दिया है। ठीक है, इसके बाद इस वाले लेक्चर में एमसीक्यूज को कंप्लीट करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। जो पढ़ा है उसको अच्छे से यूटिलाइज करेंगे। उच्चतम न्यायालय के मामलों की सुनवाई नई दिल्ली करता है, परंतु अन्य स्थान पर भी इसकी सुनवाई की जा सकती है। यानी अन्य स्थान पर भी सुनवाई की जा सकती है, लेकिन कब? मैंने आपको पढ़ाया है, द इंडियन जुडिशरी जब वाला चैप्टर पढ़ाया था, मैंने आपको बताया था कि नई दिल्ली में स्थान है सुप्रीम कोर्ट का, लेकिन उसको उसकी ब्रांच कहीं और भी खोली जा सकती है। लेकिन इसको खोलने के लिए किसके अनुमोदन की आवश्यक है? राष्ट्रपति के अनुमोदन की। यदि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बहुमत से यह तय कर लें, संसद के अनुमोदन से या राज्य विधानसभा के अनुमोदन पर, राज्य विधानसभा के अनुरोध पर। क्वेश्चन का पैटर्न दिन पर दिन बहुत टिपिकल होता जा रहा है, इसीलिए जब आप किसी भी टॉपिक को अच्छे से पढ़ रहे हैं उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और साथ के साथ टेस्ट सीरीज ज़रूर से लगानी है, ताकि आपका वो पोर्शन अच्छे से क्लियर हो जाए और आपको पता चले कि आपने उस पोर्शन में से कितना यूटिलाइज किया है, कितना आपको याद रहा है, या कितना आप समझ पाए। ठीक है, उच्चतम न्यायालय के मामले की सुनवाई नई दिल्ली में होती है। ठीक है, ब्रांच नई दिल्ली में है, वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट का स्थान नई दिल्ली में है, लेकिन सीजीआई के कहने पर, यानी कि भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की सिफारिश पर, राष्ट्रपति के अनुमोदन पर इसकी अन्य ब्रांच खोली जा सकती है। ये कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 130 कहता है, आर्टिकल 130 कहता है कि सीजीआई यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भारत के मुख्य न्यायाधीश की सिफारिश पर राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट की अन्य ब्रांच भारत के किसी भी हिस्से में खोल सकते हैं। ठीक है, किसके अनुमोदन की आवश्यकता है अन्य ब्रांच के लिए? किसके अनुमोदन की? राष्ट्रपति के अनुमोदन। जनहित याचिका की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? जनहित याचिका PIL, मैंने आपको अलग से सेपरेट लेक्चर में पढ़ाया है PIL। ठीक है, फिर इसकी शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? संसदीय एक्ट द्वारा, संवैधानिक संशोधन के द्वारा, न्यायिक पहल द्वारा, उपयुक्त में से कोई नहीं। जनहित याचिका की जो शुरुआत की गई थी वो किसके द्वारा की गई थी? जनहित याचिका यानी PIL की शुरुआत एक न्यायिक पहल थी, एक न्यायिक पहल थी। अराउंड 1980 के अराउंड में जस्टिस PN भगवती, इनका नाम भी पूछा जा सकता है, जस्टिस PN भगवती। ठीक है, PN भगवती और जस्टिस कृष्णा अय्यर साहब, इन दोनों को भारत में जनहित याचिका के जनक के रूप में देखा जाता है। अब 1980 के दौरान ये दो जो चीफ जस्टिस थे, दोनों जस्टिस थे सुप्रीम कोर्ट के, इन दोनों के द्वारा जनहित याचिका की शुरुआत की गई। इसलिए ये एक न्यायिक पहल है, क्योंकि भारतीय संविधान भारत में सभी को समान न्याय सुनिश्चित करता है। लेकिन कई बार भारत में आपको पता है जनसंख्या ज़्यादा है, सघन आबादी है और गरीबी का भी उच्च स्तर है। ठीक है, और जो साक्षरता का स्तर है वो निम्न है, इसीलिए सभी को समान रूप से न्याय नहीं मिल पाता। इसीलिए सभी को समान रूप से न्याय मिले, जनहित याचिका की शुरुआत की गई। जनहित याचिका का मतलब है कि लोक हित में अगर कोई व्यक्ति खुद से अपने लिए न्याय मांगने में असमर्थ है तो उसके बिहाफ पे कोई और अन्य व्यक्ति याचिका दायर कर सकता है सुप्रीम कोर्ट में, इससे ताकि सभी को समान रूप से न्याय मिल पाए। ठीक है, जनहित याचिका की शुरुआत एक न्यायिक प्रक्रिया थी। किस जस्टिस ने की, इनके नाम भी पीछे पूछे गए हैं, आप आंसर राइटिंग में इसे नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, अराउंड 1980 में। फिर इसके बाद भारत के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के संबंध में निम्न में से क्या सही है? सर्वोच्च न्यायालय को अपने निर्णय को परिवर्तित करने का अधिकार है। सर्वोच्च न्यायालय को अपने निर्णय को परिवर्तित करने का अधिकार नहीं है। केवल भारत के मुख्य न्यायाधीश को निर्णय परिवर्तित करने का अधिकार है। केवल विधि मंत्रालय को निर्णय परिवर्तित करने का अधिकार है। ये मैंने आपको पढ़ाया है। ठीक है, पढ़ाया है।
न्यायिक पुनर्वलोकन पढ़ाया है मैंने आपको। निर्णय, सर्वोच्च न्यायालय को अपने निर्णय परावर्तित करने का अधिकार है। सर्वोच्च न्यायालय अपने द्वारा निर्णय दिए गए निर्णयों को परावर्तित कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय सर्वोच्च है, लेकिन गलती सबसे हो सकती है, इसीलिए वो अपनी गलती को सुधार सकते हैं, अपने किसी भी दिए गए निर्णय में परिवर्तन कर सकते हैं। इसे कहते हैं पुनर्विलोकन की शक्ति, जो आर्टिकल 137 के तहत सुप्रीम कोर्ट को प्राप्त है। आर्टिकल 137 के तहत सुप्रीम कोर्ट को प्राप्त है। जैसे कि हम देखते हैं बेड़ूबारी केस, गोलकनाथ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, लेकिन बाद में केशवानंद भारती मामले में उन्होंने अपने पूर्व निर्णय को परिवर्तित किया और कहा प्रस्तावना संविधान का भाग है। ये न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति होती है, ठीक है, जो आर्टिकल 137 के तहत सुप्रीम कोर्ट को प्राप्त है। इसमें वो अपने पूर्ववर्ती निर्णयों को परावर्तित कर सकती है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर 1 यानी ए, सर्वोच्च न्यायालय अपने निर्णयों को परावर्तित कर सकते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से भारत के किस मुख्य न्यायाधीश को राष्ट्रपति के रूप में भी काम किया था? यानी कि किस मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के रूप में भी काम किया था? मैंने आपको बताया था कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में पहले तो उपराष्ट्रपति काम करते हैं और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में भारत के मुख्य न्यायाधीश काम करते हैं। यहाँ पर 4 नाम दिए गए हैं, जिनमें से एक है जिन्होंने भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में काम किया था, भारत के राष्ट्रपति के रूप में काम किया था। ये मुख्य न्यायाधीश हैं और राष्ट्रपति के रूप में काम किया था। जस्टिस ये है हिदायतुल्लाह, जस्टिस मेहर चंद महाजन, जस्टिस पी.एन. भगवती, जस्टिस पी.एन. भगवती, जस्टिस बी.के. मुखर्जी, जस्टिस बी.के. मुखर्जी किसने राष्ट्रपति के रूप में काम किया था? तो जस्टिस हिदायतुल्लाह, ये एच है, हाँ हिदायतुल्लाह, जस्टिस हिदायतुल्लाह मुख्य न्यायाधीश थे, उन्होंने राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य किया था। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के पद के खाली होने की स्थिति में जो व्यक्ति राष्ट्रपति के पद का निर्वहन करेगा वह है, मैंने अभी आपको बताया, पहले राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कौन कार्यवाहक राष्ट्रपति की भूमिका निभाता है? उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति अनुपस्थित हैं तो भारत के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे, राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत के नीचे दिए गए न्यायालयों में से कितने को अभिलेख न्यायालय माना जाता है? अभिलेख न्यायालय, मैंने अभिलेख न्यायालय आपको पढ़ाया था, अभिलेख न्यायालय किसे कहा जाता है? तो अभिलेख न्यायालय किस को माना जाता है? उच्च न्यायालयों को, उच्चतम न्यायालयों को, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों को, और जनपद न्यायालयों को। अभिलेख न्यायालय मैंने कौन सा आर्टिकल में पढ़ाया था आपको? आर्टिकल 129 में अभिलेख न्यायालय किया गया है, जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट अपने निर्णय साक्ष्यात्मक रूप से रखने का अधिकार है, वो अपने निर्णय रिकॉर्ड रूप में रखता है। और उच्चतम न्यायालय यानी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों को अभिलेख न्यायालय कहते हैं, क्योंकि उच्चतम न्यायालय की, उच्च न्यायालय के भी रिकॉर्ड्स रखे जाते हैं। उच्च न्यायालय को भी दंड देने की शक्ति है, अपनी अवमानना पर दंड देने की शक्ति प्राप्त है, इसीलिए दोनों को अभिलेख न्यायालय कहा जाता है। उच्चतम न्यायालय को अभिलेख न्यायालय आर्टिकल 129 के तहत कहा जाता है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय है, इसका आशय क्या है? इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, खाली आपसे आर्टिकल ना पूछ के आर्टिकल की व्याख्या भी पूछी जाती है, ठीक है। इसे अपने सभी निर्णय का अभिलेख रखना होता है, इसके सभी निर्णयों का साक्ष्यात्मक मूल्य होता है और इस पर किसी भी न्यायालय में प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता। इसे अपनी अवमानना करने वालों को दंडित करने की शक्ति है। इसके न्यायालयों के विरुद्ध अपील नहीं की जा सकती, निर्णयों के विरुद्ध अपील नहीं की जा सकती। जहां आपसे अभिलेख न्यायालय के विस्तार को पूछा है कि अभिलेख न्यायालय का व्याख्या इनमें से कौन सा ऑप्शन सही से करता है, ठीक है, कौन सा अभिलेख न्यायालय को परिभाषित करता है? इसे अपने निर्णय को अभिलेख में रखने का अधिकार है, ठीक, सही बात है, लेकिन यहाँ पर सर्वोत्तम पूछा है कि कौन सबसे ज़्यादा अभिलेख न्यायालय को व्याख्यात्मक करता है, कौन करता है? इसके सभी निर्णयों का साक्ष्यात्मक मूल्य होता है। साक्ष्यात्मक मूल्य का मतलब होता है इनके सभी जो निर्णय है वो उदाहरण स्वरूप दिखाए जाते हैं, साक्ष्य के स्वरूप दिखाए जाते हैं, ठीक है। साक्ष्य के मान लीजिए मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, निजता से संबंधित कोई मामला है, स्वामी केस पर जो सर्वोच्च न्यायालय ने अपना निर्णय दिया था, उसे साक्ष्य के तौर पर, उदाहरण के तौर पर दिखाया जाएगा कि इस निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने इस बारे में ये बात कही थी।
समझ में आया? यानी इनके निर्णयों का साक्षात्मक मूल्य होता है, ठीक। और किसी भी न्यायालय में इसमें प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता जब तक कि वो अपने निर्णय को, यानी सुप्रीम कोर्ट अपने निर्णय को स्वयं परिवर्तित नहीं करता, ठीक है। साक्ष्य के रूप में रखे जाते हैं। ये अभिलेख न्यायालय का सर्वोत्तम रूप है, ठीक है। डेफिनेशन जो अभिलेख न्यायालय की प्रथम है वो ये है। इसके साथ साथ इसमें अवमानना करने की शक्ति भी शामिल है, लेकिन ये सेकंड स्टेज है, परिभाषा है। लेकिन पहली परिभाषा जो साक्ष्यात्मक अभिलेख न्यायालय का मूल भाव है वो यही है, ठीक है। एग्जाम में बुक में आपको ये भी दिखा हुआ मिलेगा, लेकिन मूल भाव यही है। एग्जाम में आपसे मूल भाव पूछा है। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है, बहुत ध्यान से पढ़ना है। अगर यहाँ पर 1, 2 और 3 का ऑप्शन और होता तो ये 2 और 3 सही होता, क्योंकि जब अवमानना अभिलेख न्यायालय है तो आप किसी भी बुक में पढ़ेंगे आपको दोनों देखने के लिए मिलेंगे। लेकिन यहाँ पर आपको मूल भाव पूछा है, इसलिए इसका आंसर होगा सेकंड, ठीक है। इसके निर्णयों को साक्ष्यात्मक मूल्य के तौर पर रखा जाता है। किसी भी न्यायालय में प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जाता। समझ में आया? एक्सप्लेनेशन समझ में आई सबके? किसी भी प्रीवियस ईयर को सॉल्व करेंगे, अगर वो आपको आता है तो भी आप उसको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे अपने माइंड में, और नहीं आता है तो भी आप बुक से देख के इसको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, मैच करेंगे, ताकि आपका वो कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाए। उसके जितने भी इश्यूज़ हैं एग्ज़ाम में सिर्फ एक पॉइंट का आगे पीछे होता है, और आपका क्वेश्चन सही या गलत उसी पर डिपेंड करता है कि आप क्वेश्चन की लैंग्वेज को कितने अच्छे से कैच करते हैं। नेक्स्ट है, संसद भारत के उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता को विस्तारित नहीं कर सकती है, क्योंकि उसकी अधिकारिता वही है जो संविधान ने प्रदान की है। संसद उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बड़ा नहीं कर सकती, यहाँ पर ये बात की जा रही है। दूसरा है, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के अधिकारियों और सेवक संबंधी मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, और न्यायालय का प्रशासनिक व्यय भारत की संचित निधि पर पारित होता है। दोनों इम्पोर्टेंट है, अच्छे से ध्यान से पढ़ेंगे और उसके बाद आंसर करेंगे। यहाँ पर बात कही जा रही है, संसद भारत के उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता को विस्तारित नहीं कर सकती। वो विस्तारित नहीं कर सकती। संसद को अधिकार है कि वो उसके न्याय क्षेत्र में विस्तारित करे, उसके क्षेत्र अधिकार में विस्तार करे। पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि नहीं कर सकती है किया गया है, जबकि संसद को शक्ति प्राप्त। इसके बाद दूसरा कह रहा है, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के अधिकारियों को और सेवक संबंध मुख्य न्यायाधीश द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, और न्यायालय द्वारा प्रशासनिक व्यय भारत की संचित निधि पर भारित होता है। जब न्यायालय के जो कर्मचारी हैं उनकी नियुक्ति सीजीआई द्वारा की जाएगी, भारत की संचित निधि पर उनके भारित व्यय क्यों होंगे? ठीक है, मैंने आपको पढ़ाया था आर्टिकल 140 के तहत उच्चतम न्यायालय को अपने कर्मचारियों को नियुक्त करने की शक्ति प्राप्त है, लेकिन उनके व्यय संचित निधि पर भारित नहीं होते। संचित निधि पर भारित नहीं होते। सीजीआई और चीफ जस्टिस जो 33 न्यायाधीश हैं, उनके व्यय संचित निधि पर भारित होते हैं, यानी उनकी जो सेवा है, उनका जो वेतन है वो संचित निधि पर भारित होता है, कर्मचारियों का नहीं होता है। तो दोनों ऑप्शन गलत है, यहाँ नहीं आएगा और यहाँ नहीं आना चाहिए। दोनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा ना तो 1 और ना ही 2, क्योंकि यहाँ पर सही है पूछा है, तो ना तो 1 सही है ना ही 2 सही है। एक्सप्लेनेशन समझ में आई? संसद को अधिकार है कि वो सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में विस्तार कर सकती है, और उसके कर्मचारियों का वेतन संचित निधि पर भारित नहीं होता है। दोनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे। नेक्स्ट है, देश के किसी भी न्यायालय में चल रहे वाद को अन्यत्र भेजने का अधिकार किसके पास है? यानी कि किसी भी न्यायालय में कोई मामला चल रहा है तो किसी दूसरे न्यायालय में भेजने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको प्राप्त है? राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय में से कोई नहीं। बहुत इजी क्वेश्चन है। जब न्याय से संबंधित मामला है तो आपको समझ में आना चाहिए या तो सर्वोच्च न्यायालय की बात हो रही है या उच्चतम न्यायालय की बात हो रही है, ठीक है। ये दोनों न्याय से संबंधित है। दूसरा, नियंत्रण, यानी कि भारत में, देश में, यहाँ देश की बात हो रही है, उच्चतम न्यायालय तो राज्य में काम करते हैं, ठीक है। इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय भारत का सर्वोच्च न्यायालय है, उच्चतम न्यायालय है, तो
भारत में कहीं भी कोई भी मामला है उसे किस ब्रांच में भेजना है या अपने पास बुलाना है, इस शक्ति किसके पास है? सर्वोच्च न्यायालय के पास, यानी सुप्रीम कोर्ट के पास। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मामला उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता क्षेत्र में आते हैं? अधिकारिता क्षेत्र में आते हैं कौन से मामले हैं जो दोनों के पास है, यानी उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों की अधिकारिता में आते हैं? केंद्र व राज्यों के बीच विवाद, राज्यों और राज्यों के बीच विवाद, मूल अधिकारों का प्रवर्तन, संविधान का उल्लंघन, संविधान के उल्लंघन से युक्त। केंद्र और राज्यों के बीच जो विवाद है वो सुप्रीम कोर्ट का मूल अधिकार क्षेत्र है, यानी सुप्रीम कोर्ट में ही केवल जा सकते हैं राज्य और केंद्र और राज्य संबंधित विवाद, तो उसका मूल अधिकार है, मूल अधिकार का क्षेत्र है। राज्यों में परस्पर विवाद होगा तो भी सुप्रीम कोर्ट का मूल अधिकार है, केवल सुप्रीम कोर्ट में मामला जा सकता है। इसके बाद मैंने आपको जब मूल अधिकार पढ़ाए थे उसमें मैंने आपको 2 आर्टिकल पढ़ाए थे, आर्टिकल 32 और 226। ठीक है, ये तो जब हम राज्य पढ़ेंगे जब आएगा। 32 में मैंने आपको पढ़ाया था जब मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो सुप्रीम कोर्ट जिसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जा सकता है। ठीक, इसके संबंध में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट रिट जारी करते हैं। ठीक है, रिट जारी करने का अधिकार है, तो ये दोनों का समवर्ती क्षेत्र अधिकार है। ठीक है, आप हाई कोर्ट भी जा सकते हैं अगर जिसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है 226 के तहत, और आप सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं, तो इसमें दोनों को समान शक्तियाँ प्राप्त हैं। ठीक है, तो ये दोनों उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय की अधिकारिता में आते हैं। कौन सा? मौलिक अधिकारों का प्रवर्तन। प्रवर्तन का मतलब है मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति किस किस को प्राप्त है? उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों को प्राप्त है। कौन कौन से आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट को और आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट। ठीक है, नेक्स्ट है, इस तरह से शपथ भी पूछ ली जाती है, मंत्रियों की, प्रधानमंत्री की, राष्ट्रपति की, उपराष्ट्रपति की, इस तरह से शपथ भी लिखी हुई आ जाती है और आपसे पूछा जाता है निम्नलिखित में से शपथ किसकी है? ठीक है, मैं भारत के संविधान के प्रति सच्चा विश्वास और सच्ची निष्ठा रखूंगा, भारत की संप्रभुता और अखंडता को बनाए रखूंगा, मैं अपने पद के कर्तव्यों का निर्वाह करूंगा, मैं संविधान और कानून की रक्षा करूंगा। संविधान और कानून की रक्षा करूंगा, कई बार हम इस तरह के से भी क्वेश्चन हल कर सकते हैं। संविधान और कानून की रक्षा करने का दायित्व किसका है? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का मुख्य कौन होता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश। अगर यहाँ गोपनीयता आ जाती तो गोपनीयता की शपथ कौन लेता है? मंत्री, मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री सब गोपनीयता की शपथ लेते हैं, तो उससे हम आइडिया लगा सकते हैं शपथ किसकी है। ठीक है, लेकिन आपको एक बार पढ़ना पड़ेगा, सबकी शपथ अलग अलग। समझ में आया? संविधान और कानून की रक्षा करूंगा किसका अधिकार है? भारत के मुख्य न्यायाधीश। ये भारत के मुख्य न्यायाधीश की शपथ है। संविधान के निर्वाचन के बारे में विधि के कार्यान्वयन प्रश्न से संबंधित वाद पर विचार करने के लिए उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? मतलब जब भी संवैधानिक प्रश्न पर कोई निर्णय लिया जाएगा या संवैधानिक प्रश्न पर जांच की जाएगी जिसमें विधि का प्रश्न हो, संविधान का प्रश्न हो, उसमें न्यूनतम कितने न्यायाधीशों की बेंच मिलकर उस पर विचार करती है? यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा है, 5 न्यायाधीशों की बेंच, 7, 11 या 13? जो बड़ी बेंच होती है, यानी संविधान के जब भी किसी भी निर्णय में संविधान से संबंधित विधि का प्रश्न होगा उसमें न्यूनतम कम से कम 5 जजेस की बेंच बैठेगी। 5 लोगों की समूह को बेंच बोला जाता है, तो कम से कम 5 न्यायाधीश होने चाहिए तो संविधान के प्रश्न पर बैठेंगे। अभी तक सबसे लंबी जो बेंच बैठी है 13 न्यायाधीशों की केशवानंद भारती मामले में, उसके बाद 11 है। ठीक है, सबसे बड़ी अभी तक 13 है केशवानंद भारती मामले में। इसका आंसर 5 है क्योंकि यहाँ पर पूछा है कम से कम कितनी होनी चाहिए, तो कम से कम संवैधानिक प्रश्न पर विचार करने के लिए 5 न्यायाधीशों की बेंच होनी चाहिए। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करता है? अभी बताया मैंने आपको, इस अनुच्छेद के तहत अधिकारिता मिली हुई है सर्वोच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए। आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट को रिट जारी करने का अधिकार है जिससे मौलिक अधिकारों का प्रवर्तन निश्चित होता है।
संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे है? संविधान की व्याख्या करता, संविधान का गार्जियन किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय संविधान का अंतिम व्याख्या करता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता में आते हैं? आरंभिक अधिकारिता यानी कि उनका प्रारंभिक क्षेत्र, ठीक है, मूल अधिकारिता में आते हैं। भारत सरकार तथा एक से अधिक राज्यों के बीच विवाद, संसद के किसी भी सदन और विधान मंडलों में हुए चुनाव पर विवाद, भारत सरकार तथा किसी राज्य क्षेत्र संघ राज्य क्षेत्र के बीच विवाद, दो या दो से अधिक राज्यों के बीच विवाद। एक और दो, दो और तीन, एक और चार, तीन और चार, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? सही पूछा है, सही उत्तर सुनिए। प्रारंभिक अधिकारिता का क्षेत्र आर्टिकल 131 के तहत सुप्रीम कोर्ट को प्राप्त है। इसमें उसके मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है, मूल अधिकार के क्षेत्र का वर्णन किया गया है, जिसमें केवल सुप्रीम कोर्ट फैसला कर सकता है, यानी इससे संबंधित मामले केवल सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। इससे संबंधित मामले भारत सरकार, इसमें 3 चीज़ों का उल्लेख है। जब केंद्र यानी कि यूनियन और स्टेट के बीच विवाद होगा, ठीक है। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार आर्टिकल 131 के तहत 3 बातें इसमें शामिल हैं। जब यूनियन यानी केंद्र और राज्य के बीच विवाद होगा। दूसरा, जब राज्य स्टेट्स के बीच विवाद होगा, यानी राज्य और राज्य के बीच विवाद होगा तो भी ये सीधा सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। इसके साथ अगर यूनियन यानी केंद्र और केंद्र के साथ कुछ राज्य मिल जाएं, ठीक है, और इसके साथ जो अन्य बचे हुए राज्य हैं वो अलग हों, ठीक है, वर्सेस अनदर स्टेट, ठीक है, यानी केंद्र और राज्य, ठीक है, केंद्र राज्य और राज्य में जब विवाद होगा, या केंद्र और उसके साथ कुछ राज्य और अपोज में और अन्य राज्य, तो ये 3 राज्य आते हैं। इसमें सुप्रीम कोर्ट के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में आर्टिकल 131 के तहत इनमें कोई भी विवाद होगा तो वो सीधे सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। तो इसमें एक टर्म और इंक्लूड किया गया है कि इन तीनों क्षेत्रों में राजनीतिक विवाद नहीं होना चाहिए, यानी अगर इनमें केंद्र और राज्य में राजनीति से लेकर कोई प्रश्न है तो वो सुप्रीम कोर्ट का मूल अधिकार नहीं है, ठीक है। आपको ध्यान रखना है, इसमें राजनीति का कोई प्रश्न नहीं होना चाहिए, ताकि ये तीनों मामले कहाँ जाएंगे? सीधे सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। तो फैसला करना उनका मूल अधिकार है, सिर्फ उनका आरंभिक क्षेत्राधिकार है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? भारत सरकार या एक से अधिक राज्यों के बीच विवाद, और दूसरा 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच विवाद। कौन से ऑप्शन सही हो जाएंगे? 1 और 4। आंसर नंबर 3, ठीक है, 1 और 4। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संविधान के अनुलंघनीय मौलिक ढांचे को घोषित करता है? मतलब कौन है जो मूल ढांचा है जिसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता? संविधान ने जो मौलिक अधिकार का ढांचा केशवानंद भारती मामले में घोषित किया है, उसमें मौलिक अधिकारों को बेसिक स्ट्रक्चर यानी कि मौलिक मूल ढांचे का भाग बताया है। इसका आंसर हो जाएगा और आर्टिकल 32, जिसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता, ठीक है। ये संविधान का मूल ढांचा है, इसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता। बेसिक स्ट्रक्चर, केशवानंद भारती मामले में बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत सामने आया था। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष उच्च न्यायालय के एडवोकेट होना चाहिए? उच्च न्यायालय में एडवोकेट यानी कि हाई कोर्ट में एडवोकेट होना चाहिए। मैंने आपको पढ़ाया था जब न्यायाधीशों की योग्यता बताई थी, आर्टिकल 124 क्लॉज 3, आर्टिकल 124 का क्लॉज 3 न्यायाधीशों की योग्यता के संबंध में प्रावधान करता है, जिसमें योग्यताएं बताई गई थी, मैंने आपको पढ़ाई थी। उसमें बताया है कि 10 वर्ष तो एडवोकेट होने चाहिए लगातार, ठीक है। किसी भी उच्च न्यायालय में यानी सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने के लिए आपकी निम्न योग्यताएं हैं। पहले तो भारत का नागरिक हो, ठीक है, किसी भी हाई कोर्ट में 10 वर्ष तक लगातार अधिवक्ता रहे हो, ठीक है, यानी एडवोकेट रहे हो, या 5 वर्ष तक वहाँ के न्यायाधीश रहे हो, ठीक है, 5 वर्ष तक जज रहे हो। जज का जो टाइम लिमिट दी गई है वो 5 वर्ष है, और एडवोकेट रहने की लिमिट दी गई है 10 वर्ष लगातार। आप उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता रखते हैं, और
की निगाह में पारंगत विधिवेत्ता होने चाहिए। राष्ट्रपति की राय में पारंगत विधिवेत्ता होने चाहिए, कि व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनाया जाता है। राष्ट्रपति की सलाह अनुसार नियुक्ति करते हैं किसी भी न्यायाधीश की कॉलेजियम की सलाह पर। भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है? गार्जियन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कौन है? भी बताया मैंने आपको। सर्वोच्च न्यायालय अंतिम व्याख्या करता है, संरक्षक भी है, ठीक है, और मूल अधिकारों का अधिरक्षक भी है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत का उच्चतम न्यायालय भारत के राष्ट्रपति को विधि अथवा तथ्यों के विषय में सलाह दे सकता है। सलाह दे सकता है, कौन सा आर्टिकल के तहत सलाह दे सकता है बताएंगे, ठीक है। स्वप्रेरण पर, मतलब जब वो खुद चाहता है, ठीक है, यानी सुप्रीम कोर्ट खुद लोकहित के मामले पर अपनी पहल पर उनको सलाह दे सकता है। यदि वो ऐसी कोई सलाह मांगते हैं तो, यानी राष्ट्रपति सलाह मांग रहे हैं तब, केवल यदि विषय नागरिकों के मूल अधिकारों से संबंधित है। इनमें से कौन सी ऐसी कंडीशन है जिस पर जो सुप्रीम कोर्ट है वो राष्ट्रपति को सलाह देते हैं? संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार जब राष्ट्रपति ऐसी सलाह मांगते हैं तभी सुप्रीम कोर्ट को सलाह देते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? केवल 2, ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। यानी जब राष्ट्रपति उनसे सलाह मांगेंगे तभी उनको सलाह देनी है, और राष्ट्रपति उनकी सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं है। नेक्स्ट है, उच्चतम न्यायालय के परामर्शी अधिकारिता के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जो भी प्रीवियस क्वेश्चन पूछा है उसी से रिलेट करके वाला क्वेश्चन है। उच्चतम न्यायालय के लिए ये बाध्यकारी है कि वे राष्ट्रपति द्वारा निर्देशित किसी भी मामले पर अपना मत व्यक्त करें। परामर्शी अधिकारिता शक्ति के अधीन प्राप्त किसी निर्देश पर उच्चतम न्यायालय की पीठ पूर्ण सुनवाई करती है। परामर्शी अधिकारिता के अधीन प्राप्त निर्देशों पर व्यक्त किया हुआ उच्चतम न्यायालय का मत सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं होता। उच्चतम न्यायालय को परामर्शी अधिकारिता की शक्ति के अधीन केवल एक बार ही निर्देश भेजा जा सकता है। जब आप एग्जाम सॉल्व करें, एग्जाम में किसी भी क्वेश्चन को, आप अपने पास एक पेंसिल रखें और पेंसिल से जो क्वेश्चन आपको लगता है करें, और उसको जहाँ पर नहीं दिया हुआ है जो भी वर्ड्स इसमें दिए गए हैं, एक्सट्रीम वर्ड्स, उनको अंडरलाइन करें, उससे अच्छे से विचार करें जब क्वेश्चन को लगाना चाहिए, ठीक है। कि सीधा क्वेश्चन नहीं पढ़ना है, पेंसिल लेके उसको क्वेश्चन को मार्क करना है, जैसे मैंने अभी किया। इसी तरह से करके क्वेश्चन को पढ़ना है, ठीक है, तभी आपके क्वेश्चन सही होते हैं। क्योंकि कई बार हम सिली मिस्टेक्स कर देते हैं, जब हम पेंसिल के यूज से अंडरलाइन करते हैं तो सिली मिस्टेक्स नहीं होती। यहाँ पर हम क्वेश्चन पे वापस आते हैं। लिखा हुआ है, उच्चतम न्यायालय के लिए बाध्यकारी है कि वह राष्ट्रपति द्वारा निर्देशित किसी भी मामले पर अपना मत व्यक्त करें, ठीक है। पहले तो आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिए, मैं इसको सॉल्व कराती हूँ। क्वेश्चन बहुत अच्छा है। आर्टिकल 143 के तहत राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वो किसी भी संवैधानिक या सार्वजनिक महत्व के विषय पर सर्वोच्च न्यायालय से उसकी सलाह मांग सकते। मैंने आपको 2 विषय बताए, कौन से, ठीक है। पहले तो आपको ध्यान रखना है किस आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 143। तो इसके तहत 2 विषय मैंने आपको बताए। तो विधि से संबंधित, यानी संविधान के महत्व का, यानी जिस विषय में संविधान का विषय है या विधि का विषय है, उस पर वो सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकते हैं। कौन? राष्ट्रपति मांगेंगे सुप्रीम कोर्ट से, ठीक है। और दूसरा, सार्वजनिक महत्व का, यानी लोकहित, ठीक है। लोकहित का कोई मामला है, ठीक है, सार्वजनिक महत्व का कोई मामला है, उस पर राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से अपनी सलाह मांग सकते हैं, ठीक है, कि इस विषय में आपकी राय है। तो आपको ध्यान रखना है, आर्टिकल 143 के तहत 2 विषय हो गए, संविधान या विधि संबंध में या लोकहित के संबंध में। तो आपको ध्यान रखना है, जब संविधान के विषय में कोई प्रश्न पर राष्ट्रपति सलाह मांगेंगे तो सुप्रीम कोर्ट को उस पर सलाह देने की बाध्यकारी है। सुप्रीम कोर्ट को अपनी सलाह देनी ही देनी है, चाहे राष्ट्रपति उसे माने ना माने।
यानी राष्ट्रपति पर कोई बाध्यकारिता नहीं है। ये बहुत बारीक बात है, आपको ध्यान से समझा रही हूँ। ठीक है, संविधान के या विधि के संबंध में जब भी सलाह मांगी जाएगी तो सुप्रीम कोर्ट सलाह देने के लिए बाध्य है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट सलाह देने के लिए बाध्य है, लेकिन राष्ट्रपति बाध्य नहीं है, वो दे भी मान भी सकते हैं नहीं। लेकिन जब सार्वजनिक महत्व के या लोकहित के मामले पर सलाह मांगी जाएगी, इसमें सुप्रीम कोर्ट को भी उतना ही अधिकार है सलाह देने का या ना देने का जितना राष्ट्रपति को मानने या ना मानने। सार्वजनिक महत्व के कोई भी विषय पर वो सलाह दे भी सकते हैं या उससे इनकार भी कर सकते हैं। राष्ट्रपति भी दोनों में मांग बाध्यकारी नहीं है, वो मान भी सकते हैं सलाह को नहीं। लेकिन ये आपको ध्यान रखना है, संविधान के विषय पर उनको अपनी राय देनी ही पड़ेगी। एक जगह सुप्रीम कोर्ट बाध्य है और दूसरी जगह को सुप्रीम कोर्ट को अधिकार दिया गया है। यहाँ पर कहा जा रहा है उच्चतम न्यायालय के लिए बाध्यकारी है। ठीक है, वह निर्देशित किसी भी, तो यहाँ पर मैं इसीलिए कह रही हूँ अंडरलाइन करना चाहिए, किसी भी में दोनों मामले आ जाते हैं, चाहे लोक महत्व का हो या संविधान का हो, उनको दोनों पे बाध्यकारी कह रहा है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। समझ में आई एक्सप्लेनेशन? किसी भी मामले पर अपना वक्तव्य देना अनिवार्य है। ठीक है, बाध्यकारी है। बाध्यकारी किस पे है? अगर संविधान का प्रश्न है तो बाध्यकारी है, लेकिन सार्वजनिक या लोक महत्व के विषय पर बाध्यकारिता नहीं है। ठीक है, तो आपको इस समझ में आया कि पहला ऑप्शन गलत क्यों होगा। नेक्स्ट है परामर्शी अधिकारिता की शक्ति के अधीन किसी भी निर्देश पर उच्चतम न्यायालय की पूर्ण भी सुनवाई करती है। ऐसा भी कोई प्रावधान संविधान में किसी भी बुक में नहीं दिया गया है, लेकिन इसमें कहा जा रहा है कि उच्चतम न्यायालय की पूर्ण पीठ सुनवाई करती है। अब आपको ध्यान रखना है, अगर संविधान से महत्व का कोई विषय है, संविधान के महत्व का कोई विषय है, उसमें पीठ ही 5 लोगों की पीठ सुनवाई करती है। ठीक है, इसलिए ये ऑप्शन संदिग्ध है, यानी ये ठीक हो भी सकता है। फिर इसके बाद है परामर्शी अधिकारिता अधीन प्राप्त निर्देशों पर व्यक्त किया हुआ न्यायालय का मत सरकार पर बाध्यकारी नहीं होता है। अभी मैंने आपको बताया सुप्रीम कोर्ट के लिए एक पक्ष में एक विषय पर बाध्यकारिता है, एक पर नहीं है। ठीक है, लेकिन सरकार पे कोई बाध्यकारिता नहीं है दोनों ही विषय में कि उनकी राय मानने के लिए बाध्य है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर उसके बाद है उच्चतम न्यायालय को उसकी परामर्शी अधिकारिता की शक्ति के अधीन केवल एक ही बार निर्देश भेजा जा सकता है, ऐसा कोई प्रावधान संविधान में नहीं है। ये गलत हो जाएगा। 1 और 4 गलत हो गए, 2 और 3 ऑप्शन सी हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा इसका? 2 और 3। कॉन्सेप्ट को पूरा समझते हुए चलना है। ठीक है, अगर कोई चीज़ आप पढ़ रहे हैं उसको कंप्लीट करिए, बीच में नहीं छोड़ना है। ठीक है, कोई कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आ रहा है तो समझ में क्यों नहीं आ रहा है, उस क्वेश्चन में मार्क वहीं पर करना है, ताकि आप जब उसको रिवाइज करें तो आपको बुक खोलने की ज़रूरत नहीं पड़े। इसके साथ आपके मैंने 20 क्वेश्चन इसमें कंप्लीट कराए हैं। 20 क्वेश्चन मैं अगले सेशन में आपको लेक्चर में कंप्लीट कराऊंगी। इसके नोट्स भी बना लेना। तो इस तरह के क्वेश्चन होते हैं ना, 1 लाइनर नोट्स बन जाते हैं। जब आप टेस्ट सीरीज करेंगे, टेस्ट सीरीज को बार बार आप जब सॉल्व करेंगे तो आपको स्पीड भी आपकी इनहेंस हो जाती है और आपकी प्रैक्टिस बेस्ट हो जाती है। तो इसीलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़रूर से लगाने हैं अपने एग्जाम में जाने से पहले, और ये प्रीवियस ईयर रिपीट करता है। ठीक है, कई बार आप इस बार का यूपीएससी का क्वेश्चन पेपर देखेंगे, उसमें पिछले के पेपर्स रिपीट किए गए हैं। एक आध क्वेश्चन है, लेकिन एक आध क्वेश्चन से ही इसमें नाम अंदर या बाहर हो जाता है। इसीलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लगाने हैं और टेस्ट सीरीज भी अच्छे से सॉल्व करके जानी है बुक पढ़ने के बाद। इसके साथ आपका ये वाला लेक्चर में मैंने आपको 20 क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए। आगे के हम अगले लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।